हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के पार्ट टू पे हैं अभी। ठीक है, हमने पार्ट वन में मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क इंडिकेटर्स कवर कर लिए हैं। पार्ट वन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप पार्ट वन देख लीजिए पहले। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं साउंडनेस एंड रेजिलियंस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको जल्दी से ये रिवाइज करा देता हूँ। हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पार्ट वन में देखा है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इशू कौन करता है, रिलीज कौन करता है। रिलीज होती है आरबीआई की तरफ से, है ना। और इस पे काम करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल सब कमिटी, है ना। ये आरबीआई की एक कमिटी है। तो ये ग्रुप इस रिपोर्ट को बनाता है और फाइनली पब्लिश करता है फिर आरबीआई। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये साल में दो बार आता है। ठीक है, एक आएगा जनवरी में, फिर दूसरा एडिशन आएगा आपका जुलाई में। तो हम अभी बात कर रही है जुलाई वाले एडिशन की। ठीक है, ये 1 जुलाई जुलाई को रिलीज हुआ था। ये साल में दो बार आएगा। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू असेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। और हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा बैंक ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम उसमें आता है आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ये तो छोड़ो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फिर आता है आपके प्राइवेट बैंक्स, है ना, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स है। ठीक है, तो ये सब आपकी फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। एनबीएफसीज भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, लेकिन वो छोटा हिस्सा है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में मेजरली बैंकिंग के हेल्थ पे, उनके साउंडनेस पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये जो पूरा रिपोर्ट है वो 3 पार्ट में कवर किया गया है आरबीआई की तरफ से। ये हर बार इसी 3 मुद्दों पे बात करते हैं। पहला तो मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर, ये फर्स्ट चैप्टर है इस रिपोर्ट में। दूसरा चैप्टर है आपका साउंडनेस एंड रेजिलियंस पे, और तीसरा चैप्टर है रेगुलेटरी मेजर्स पे। ठीक है, तो हमने वीडियोस भी इसी हिसाब से बनाए हैं। पार्ट वन में आपको ये मिलेगा मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर। पार्ट टू में हम आज साउंडनेस और रेजिलियंस पे बात करेंगे। ठीक है, और पार्ट थ्री में रेगुलेटरी मेजर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पार्ट वन हो चुका है कवर, अभी पार्ट टू पे बात चल रही है। ठीक है, तो आइए ये एक्चुअल रिपोर्ट अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम बी के एक्सक्लूसिव कोर्स में हम 1-to-1 सेशंस लेते हैं। इससे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को स्ट्रैटेजी बताई जाती है, उनको रेगुलर शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है एक्सक्लूसिव कोर्सेज में। ठीक है, तो आपको आरबीआई ग्रेड बी का सिलेक्शन इंश्योर करना है, तो आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम बी का एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड वी विल बी विथ यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन प्रोसेस। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एंड द सेकंड चैप्टर इज योर साउंडनेस एंड रेजिलियंस। ठीक है, इस पे आज बात करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में बात क्या की गई है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम जो है इंडिया में, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा पार्ट है आपके बैंक्स, फिर है आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर है एनबीएफसीज। ठीक है, तो इसका साउंडनेस और रेजिलियंस इंश्योर करना है, और वो उसका असेसमेंट भी करना है कि बैंक का हेल्थ साउंड है नहीं है, अच्छे से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर आगे चल के कोलैप्स हो जाएगी बैंक। तो उस पे नज़र रखना आरबीआई का काम होता है। और इस रिपोर्ट के थ्रू पिछले 6 महीने में बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेल्थ किस लेवल पे है, वो हमें इस रिपोर्ट से पता चलता है। ठीक है, तो उस पे फिर आरबीआई का कंक्लूजन कैसे निकला है, उस पे कैसे काम किया है, वो हमको इस रिपोर्ट से पता चलता है। तो अगर कोई बैंकिंग एंटिटी, कोई फाइनेंशियल एंटिटी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके पैमाने क्या है, पैरामीटर्स क्या है, किस किन चीज़ों पे हम मेजर करेंगे। तो डायमेंशन है उनके, पहला तो है साउंडनेस। तो कोई बैंक फाइनेंशियल एंटिटी साउंड है या नहीं है, वो कैसा पता चलेगा? तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, उसके कैपिटल कितने हैं, फिर उनका लेवरेज रेशो कितना है, इससे पता चलेगा। ठीक है, फिर उनकी एसेट क्वालिटी क्या है। एसेट मतलब जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो लोन्स देते हैं, क्योंकि लोन बैंकिंग बैंक्स देंगे, एनबीएफसी देंगे, तो उस पे उनको इंटरेस्ट आता है, फिर उसी इंटरेस्ट पे उनका बिजनेस चलता है। ठीक है, वो कैसे मेजर करेंगे? तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है ना। फिर प्रॉफिटेबिलिटी, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बैंक के शेयर्स में, वो अगर ज़्यादा है, उसका लेवल कितना है, कम है ज़्यादा है, उससे पता चलेगा कि रिटर्न ऑन असेट कितना है। ठीक है,
बैंक प्रॉफिटेबल है या नहीं है उससे पता चलेगा। ठीक है, तो इन मोटा मोटी इन तीन चीज़ों पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे बात की गई है, और इसके क्या आंकड़े हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई का सर्कुलर है, उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। इससे हमको पता चलता है कि इंडिया में मेजर कैपिटल रेशियोज का लेवल क्या होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये इस पे हम बाद में आएंगे, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर रेशियो 5.5% चाहिए। ठीक है, टू इंश्योर बैंकिंग हेल्थ, साउंड बैंकिंग हेल्थ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो जो चीज़ें हमको रिक्वायर्ड है इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, है ना, वो क्या है उसकी पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कि ये कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से ये फेमस है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब इसको बेसिकली ये क्या है कि अगर आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा है या मिनिमम 12% है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो ये मान सकते हैं कि वो जो बैंकिंग एंटिटी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो क्राइसिस में भी फेल नहीं होगी। ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो एज पर बासल नॉर्म 3 सभी सेंट्रल बैंक्स ये इंश्योर करती है कि कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो मिनिमम नॉर्म्स के ऊपर हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अभी ये कैपिटल टू एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो होता क्या है? तो ये एक रेशो है। रेशो किसका? टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट। तो ये तीनों चीजें क्या है, टीयर वन कैपिटल, टीयर टू कैपिटल क्या है, और ये रिस्क वेट एसेट क्या है, ये हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो टीयर वन कैपिटल है आपका, ये आपका मेन कैपिटल होता है, इंपॉर्टेंट वाला कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका डिस्क्लोज रिजर्व, जो बैंक्स जो आपके कैपिटल आपके बैलेंस शीट में जो डिस्क्लोज करते हैं ना, वो सभी रिजर्व्स आते हैं टीयर वन कैपिटल में। फिर इक्विटी के थ्रू जो कैपिटल रेज होता है बैंकों से वो भी टीयर वन में आता है। जो बैंकों के पास पैसा पड़ा है वो भी टीयर वन कैपिटल में आता है। तो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि डे टू डे ऑपरेशन में या फिर क्राइसिस में, जैसे पेंडेमिक एक क्राइसिस है, कोरोना एक क्राइसिस है, तो ये इतनी बड़ी क्राइसिस होगी फिर भी एक भी बैंकिंग एंटिटी इंडिया में फेल नहीं हुई। ठीक है, लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया, बंद नहीं किया है मतलब नहीं आए, बहुत दिन नहीं आए ईएमआई, और लोगों के जॉब्स चले गए, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतना कम होने के बावजूद भी कोई भी बैंकिंग एंटिटी फेल नहीं हुई। तो उसके पीछे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो टीयर वन कैपिटल क्या होता है, तो बेसिकली जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं बैंक के डेली, तो उसमें ये टीयर वन कैपिटल, उसमें जो कैपिटल यूज होता है बैंक का, उसको बोलेंगे हम टीयर वन कैपिटल। ठीक है, ये फाउंडेशनल कैपिटल है बैंक का, किसी भी बैंक का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर टीयर टू कैपिटल, इसको आप सप्लीमेंट्री कैपिटल भी बोलते हैं। इसमें आपके अनडिस्क्लोज रिजर्व्स आते हैं जो आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। वो जो पैसा या कैपिटल आपके पास होगा वो टीयर टू कैपिटल बोलते हैं। इसमें हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, आपके कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ठीक है, कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, बॉन्ड मतलब एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर है, आपने कुछ बॉन्ड किसी को इशू कर दिया, तो उस पे आपको उसको इंटरेस्ट देना है, और मैच्योरिटी पीरियड के पास आपको उसका पैसा भी लौटाना है। ठीक है, लेकिन कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे सकते, तो ये आप इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विटी में कन्वर्ट करना मतलब क्या, आप उसको इंटरेस्ट तो नहीं दे पा रहे, लेकिन आप उसके आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ओनरशिप उसको आप देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो ऐसे कन्वर्टिबल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा रेज होता है वो भी टीयर टू कैपिटल में आता है। ओके, तो इसको सप्लीमेंट्री कैपिटल आप बोलते हैं। लोन लॉस रिवैल्यूएशन, लोन लॉस रिवैल्यूएशन मतलब कोई लोन आपने दिया है, तो उसका आप रिस्ट्रक्चरिंग जो करते हो, है ना, उसका रिवैल्यूएशन करते हो, तो वो भी टीयर टू कैपिटल में आता है। ठीक है, अब आते हैं आपका रिस्क वेट एसेट रेशो क्या है। ठीक है, मान लो कोई किसी बैंक ने, मान लो पीएनबी ने इतने सारे सेक्टर्स में लोन दिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में 500 करोड़, एमएसएमई में 1000 करोड़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया 5000 करोड़, तो टोटल ऐसा 8500 करोड़ इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक ने इन्वेस्ट किया। अब इनमें से रिस्की असेट कितना है, असेट मतलब लोन्स। ठीक है, इनमें से रिस्की लोन्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से सभी तो 500 के 500 करोड़ एग्रीकल्चर से वापस नहीं आएगा। किसी का मतलब किसी को
यील्ड अच्छे से नहीं हुआ, किसी का जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है वो उस पे अगर डिसीज आ गया कोई, या फिर ज़्यादा बारिश हो गई, वो उनको नुकसान होता है, तो वो पैसा जो रीपे नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, उस वैसे केस में रिस्क कितना होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिस्क है इंडिया में, क्योंकि अराउंड 52% आपका रेनफेड एरिया है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो इंडिया में अराउंड 52% रेनफेड होता है। रेनफेड मतलब क्या? रेनफॉल पे डिपेंडेंट। अगर रेनफॉल पे डिपेंडेंट है तो इंडिया में मानसून का जो सिचुएशन वो आपको पता ही है, कभी है तो कभी नहीं है। रेनफॉल वेरिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। विदर्भ या रायलसीमा रीजन में, चेन्नई में बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल है। नॉर्थ ईस्ट में या फिर कोस्टल एरिया में आपको ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसलिए मान लेते हैं 65%। ये अजूम फिगर है ना, समझने के लिए मैंने यहाँ पे दिया, ये अजम्पशन है ये। मान लो 65% रिस्क है, तो 500 करोड़ का 65% रिस्क की असेट है, तो वापस कितना आएगा आपको, मतलब रिस्क की असेट टोटल कितना हो गया आपको? 325 करोड़। ठीक है, ऐसा ही अगर एमएसएमई में मान लो 30% रिस्क की एसेट है, तो 1000 करोड़ का 30% मतलब कितना हो गया? 30 करोड़। और सेम इंडस्ट्री का कितना आएगा आपका? 700 करोड़। तो टोटल रिस्क की एसेट आपका 8500 करोड़ में से कितना हो गया? 1325 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिस्क वेड एसेट। तो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल का एडिशन और उसको डिवाइड कर दो आप रिस्क वेड एसेट से, तो वो रेशो जो आपका आएगा उसको बोलेंगे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो ये रेशो आपका 12% से ज्यादा होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, और कमर्शियल बैंक्स के लिए ये होना चाहिए 9%। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। अब समझते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या बात की गई है। तो साउंडनेस, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एक साउंडनेस इंडिकेटर है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ करंट इंडिकेटर ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का लेवल क्या है बैंकों में, वो देखेंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि बैंकिंग एंटिटी साउंड है या नहीं है। क्राइसिस आएगा तो फेल हो जाएगी। अभी सेकंड वेव आ की गई है, थर्ड वेव फोर्थ वेव आई, तो फिर बैंक का क्या हेल्थ होने वाला है वो इससे हमको पता चलता है। ठीक है, तो मार्च 2021 में 15.84% था। ठीक है, किसका? शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं, ये सिस्टम बोल रहा है यहाँ पे। सिस्टम किसकी है? 46 मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक का सिस्टम लिया है आरबीआई ने। ठीक है, अब 46 मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब लगभग ये 90% हिस्सा हो गया रफली। ठीक है, क्योंकि 12 तो आपकी मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जिसको आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, है ना, ये बैंक हो गई। फिर कुछ आपकी फॉरेन बैंक्स भी होंगी। ठीक है, तो ये ऐसी सभी 46 बैंक्स का यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो ऑन एन एवरेज 15.84% है। तो ये जो मिनिमम नॉर्म्स है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का, 12% से ऊपर ही है, सॉरी 9% से ऊपर ही है। ठीक है, मतलब एडिक्वेट रेशो अभी भी कैपिटल आपका आपके बैंकिंग सिस्टम में है। अगर मान लो थर्ड वेव फोर्थ वेव आ भी गया तो मीडियम स्ट्रेस में भी क्या सिचुएशन होगी? 14.54%। और उससे भी ज्यादा स्ट्रेस आ गया इकोनॉमी में तो 13.28%, तभी भी आपके जो मिनिमम कैपिटल रेशो है उसके आगे ही है। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल बात होगी। अभी बैंकिंग सेक्टर पे आते हैं। इंडिविजुअली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपके मार्च 21 में 13.8% था आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। प्राइवेट सेक्टर बैंक में 18% था, और आपका फॉरेन बैंक में 18.5% था। ठीक है, और अगर सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये रेशो था 16% मार्च 21 में। ठीक है, ये देखो मार्च 21 में 16% था। तो इसका मतलब क्या है कि जो साउंडनेस है बैंकिंग सेक्टर की वो एडिक्वेट है। ठीक है, हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है वो एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है ना। तो अगर थोड़ी सिचुएशन और भी वर्स हो गई होने के चांसेस तो बहुत कम है। जैसा 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था जिस लेवल पे, वो ऐसा अब होने नहीं वाला है। तो उसके हिसाब से 16% बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशो। ठीक है, ये होना चाहिए आपका 5.5% आरबीआई के हिसाब से। ठीक है, एज पर बॉसल नॉर्म्स। तो 5.5% ये मिनिमम रेशो होना चाहिए CET1 का एज पर आरबीआई। लेकिन है कितना मार्च 21 में? 12.78, मतलब 5.5 से तो बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपका रेशो मतलब मिनिमम लेवल से ऊपर ही है। ठीक है, ये कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशो क्या है ये मैंने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको इस पे अगर कुछ डाउट हो तो आप पार्ट 1 प्लीज देख लीजिए। ठीक है,
तो अब बात करते हैं असेट क्वालिटी पे। ठीक है, असेट क्वालिटी क्या होता है? असेट मतलब जो बैंक के असेट है, और बैंकों के असेट क्या है? लोन्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, लोन है, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, ये बैंकों के असेट है। अब इन लोन की क्वालिटी क्या है? असेट क्वालिटी, उससे आपकी बैंकिंग का हेल्थ हेल्थ डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसका जो सिनारियो है वो हमको इस ग्राफ से पता चलेगा, है ना? तो अभी यहाँ पे देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक दिया है, प्राइवेट बैंक्स है, फिर फॉरेन बैंक्स है, और यहाँ पे ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का सिनारियो दिया है। ठीक है, तो ये जो एनपीए है, एनपीए मतलब क्या होता है? मान लो आपने किसी एसबीआई ने मान लो 100 करोड़ का लोन दिया। ठीक है, 100 करोड़ का लोन दिया किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपने अगर 3 महीने तक, 90 डेज, 90 डेज तक आपने ना इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, ना प्रिंसिपल का कुछ हिस्सा पे किया, ठीक है, आपने ईएमआई नहीं भरा 3 महीने तक, तो आपका जो लोन है वो हो जाता है एनपीए। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि 90 दिन तक बैंक के पास पैसा वापस आता ही नहीं, ये इसको बोलते हैं हम एनपीए। तो ऐसे एनपीए कितने हैं हमारे कंट्री में एज ऑफ नाउ? तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, मतलब आपकी सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी जो बैंक्स है, उनका सिनारियो ये है कि 9.5% एनपीए है उनका एज ऑफ मार्च 21। और अगले साल आते आते मार्च 22 तक ये होने वाला है 12.52। ये रफ फिगर, ये एस्टिमेट है आरबीआई का। ठीक है, तो ये बेसलाइन सिनारियो है, मार्च 22 तक ये होने वाला है 12.52। और बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस अगर आएगा तो ये होगा आपका 13.95, मतलब लगभग 14%। ठीक है, और अगर पूरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की अगर बात करें तो ये है आपका 9.8% मार्च 22 तक। और अगर सीवियर स्ट्रेस रहा तो ये होगा लगभग 11.5%। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस सिनारियो है, एनपीए का जो सिनारियो है, ये हमको बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, मार्च 22 तक पब्लिक सेक्टर बैंक का 12.52% होने वाला है ना? और ओवरऑल अगर सिनारियो देखिए तो 9.8% ये होने वाला है। तो ये कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी बैंकों के पास पैसा अगर वापस नहीं आ रहा है, बैंक्स की असेट क्वालिटी जो एनपीएस हो रही है, तो उस केस में भी बैंक्स एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है। ठीक है, बैंक फेल नहीं होगी, है ना? और अभी रिसेंटली इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या, नहीं सॉरी, आरबीआई ने और बैंकों ने क्या मेजर्स लिए हैं, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे, रेगुलेटरी मेजर्स में, है ना? ये एनपीएस कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए, वो रेगुलेटरी मेजर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका इंडिकेटर जो है, टू इंश्योर टू रेक्टिफाई द साउंडनेस एंड रेजिलियंस ऑफ बैंकिंग एंटिटी इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। ये आपका थर्ड इंडिकेटर है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का इस ग्राफ से हम समझेंगे क्या सिचुएशन है अभी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का ये ग्राफ है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या है? आपने किसी बैंक का अगर शेयर खरीद लिया तो उस पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है वो यहाँ से पता चलता है। अगर आपके शेयर पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब वो जो बैंक है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट में है, वहां पे कुछ क्राइसिस नहीं हुआ, कुछ स्कैम नहीं हुआ। ठीक है, ये उसका मतलब निकलता है। तो अगर ये यहाँ पे अगर देखिए, सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो सिनारियो है वो ग्राफ आपको ऊपर दिखेगा ऐसे। ठीक है, ये प्री पैंडेमिक है, सितंबर 19। फिर जब पैंडेमिक आ गया तो यह इस लेवल पे था, है ना, लगभग 1%। तो मार्च 20, मतलब ये पैंडेमिक जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब ये था 1%, लेकिन आज के डेट में ये कितना है? 7.7%। मार्च 2021 में ये 7.7% है। तो मतलब लगभग अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है ना? मतलब जितना आप मतलब पब्लिक डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट में आपको लगभग आज 4% मिल रहा है, और अगर आप किसी सेविंग्स बैंक स्कीम में फिक्स डिपॉजिट में अगर आप रख रहे हो तो लगभग आपको 5.5% मिल रहा है। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी में रख रहे हो, शेयर्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 7.7%। मतलब ये फिक्स डिपॉजिट से तो अच्छा ही है आज की तारीख में। ठीक है, अब देखते हैं रिटर्न ऑन असेट का क्या सिनारियो है। रिटर्न ऑन असेट मतलब आपका जो बैंकों की जो असेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, फिर गोल्ड में बैंक इन्वेस्ट करता है, ठीक है, फिर लोन्स में इन्वेस्ट करता है ना? तो ये सब असेट हो गई बैंक की। तो उस असेट पे बैंकों को रिटर्न कितना आ रहा है? रिटर्न आ रहा है आज की डेट में 0.7%। मार्च 21 का फिगर है ये, और इसका ग्राफ देखोगे तो ये भी बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी बैंकों की धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, ऐसा इससे देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात चल रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई ने रिलीज किया है, उसमें एक बात नोटिस करने लायक है कि लगभग 80% रिपोर्ट जो है वो कमर्शियल बैंक्स पे ही डिपेंड है मतलब वो जो पूरा रिपोर्ट है 80% पेजेस आपको कमर्शियल बैंक्स पे दिखेंगे, ठीक है। और ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी है, इन पे 2-4 पेजेस ही है उसमें, ठीक है। मतलब 20% में इसको निपटा दिया, बाकी जो सारी एंटिटीज है, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का वो कम हुआ है। 10.4% से अभी 10.3% हो गया। ज्यादा कम नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। अब 9% से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका ज्यादा ही है, ठीक है। ये बेसलाइन सिनारियो ये हमारे काम का है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो आगे अगर कुछ सिनारियो होता है से थर्ड वेव फोर्थ वेव का, उसके हिसाब से ये आगे का डेटा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है एज ऑफ नाउ। आप ये बेसलाइन सिनारियो समझे, ये 9.5 के ऊपर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेकिन 4% कोऑपरेटिव बैंक्स अभी भी ऐसी है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेट के नीचे है। तो इन पे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है आरबीआई को, है ना। आरबीआई का काम है इनको रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का भी जो सिनारियो है, साउंडनेस, वो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है ये भी। हालांकि क्राइसिस आने के चांसेस भी होते हैं, जैसे पीएमसी बैंक में क्राइसिस हुआ, वो किस लिए हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लोन जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत कम लेंडर्स को, बोरोवर्स को इन्होंने बहुत ज्यादा लोन दे दिए। अराउंड 70% लोन जो इनके एक ही जगह पे इन्वेस्ट थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्राइसिस हुआ। क्राइसिस तो होते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा हमको इससे पता चलता है, ठीक है। अब आते हैं एनबीएफसी पे। एनबीएफसी का ग्रॉस एनपीए का रेशियो, ग्रॉस एनपीए का सिनारियो कितना है, 5.2%। ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। और इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, 25%। ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एनबीएफसी फेलियर होने के चांसेस भी कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर का क्या हाल है। अभी इस ग्राफ से आपको पता चलेगा, ये सिनारियो है आपका नवंबर 20 का, ठीक है। अक्टूबर 20 में प्रीमियम रेट मतलब एडिक 2% से ऊपर था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये प्रीमियम रेट जो है मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को या फिर अदर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जो प्रीमियम आ रहा था वो कम होते गया, और ये कांस्टेंट था, ठीक है, निगेटिव में था। मतलब निगेटिव में था मतलब प्रीमियम कम आ रहा था, लेकिन जो पैसा जा रहा था इंश्योरेंस कॉर्पोरेट से, इंश्योरेंस कंपनियों से, वो ज्यादा था, इसलिए ये निगेटिव में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। फिर बाद में जैसे सिचुएशन इंप्रूव हुई जनवरी के बाद, फरवरी आते आते और मार्च 21 में, फिर ये प्रीमियम आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रीमियम अब बहुत सारी चीजों का होता है। हेल्थ का प्रीमियम होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो तो उसका प्रीमियम होता है। कोई टर्म इंश्योरेंस प्रोग्राम लेता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसका प्रीमियम होता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मान लो कोई अगर कोई कंपनी अगर क्रेन बनाती है, और क्रेन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका क्रेन कैसे जाएगी, आपके सी रूट से जाएगी, मरीन ट्रेड रूट से जाएगी। तो मान लो बीच में अगर मादागास्कर के पास कुछ इशू हुआ, साइक्लोन वगैरह आ गया, और ये शिप अगर आपकी डूब गई पानी में, तो ये जो पूरा कंसाइनमेंट होगा 10-15 करोड़ का, ये आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। तो इंश्योरेंस का आपका अगर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी पिकअप कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। ये भी इसका मतलब निकलता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी का प्रीमियम अभी शुरू हो गया, निगेटिव में नहीं है अभी। यहाँ पे निगेटिव में था नवंबर से लेके लगभग जनवरी तक, लेकिन अभी ये निगेटिव में नहीं है। इसका मतलब इंश्योरेंस सेक्टर भी अभी अच्छा कर रहा है, ठीक है, ये इससे पता चलता है। तो इस पूरे जो पार्ट है, सेकंड चैप्टर जो साउंडनेस एंड रेजिलियंस पे बेस्ड है, इसका पूरा समरी क्या निकलता है कि इसमें समरी दिया है कि बैंक्स परफॉर्मेंस एंड बैलेंस शीट क्वालिटी हैव टर्न्ड आउट टू बी बेटर देन एंटिसिपेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक। जब पेंडेमिक लगा मार्च 2020 में, तब ऐसा लगा कि अभी पूरा कंट्री स्टॉप हो गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग स्टॉप हो गई है। तो हमको लगा कि भाई ये जो बैंक का परफॉर्मेंस है और बैलेंस शीट है वो डिटोरिएट होगा, ठीक है। एनपीएस बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बैंक के पास कैपिटल नहीं होगा क्योंकि लोग आरबीआई ने मोराटोरियम भी लगा दिया,
कैपिटल ईएमआईज पे, ठीक है। तो मतलब बैंकों का इनकम जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2008 में जो हुआ, उसके बाद बासेल 3 नॉर्म्स हमने इम्प्लीमेंट किए, ठीक है, टू इंश्योर द बैंकिंग हेल्थ, ठीक है। ये बासेल 3 नॉर्म्स, इसके अनुसार जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, उसके बाद कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशो है, उसके बाद जो लेवरेज रेशोज है, ये सब बासेल 3 नॉर्म्स के थ्रू इंश्योर किए गए। और उसी के वजह से जब बैंक्स और सभी कंट्रीज और खास करके इंडिया जब पैंडेमिक में गया, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब बैंकों के पास एडिक्वेट कैपिटल था और उसकी वजह से बैंकों में क्राइसिस नहीं हुआ, ठीक है। ये उसका रीजन था। तो ये जो समरी है इसका, सॉरी, ये जो कंक्लूजन है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से लिया है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि साउंडनेस और रेजिलियंस किस लेवल पे है बैंकों का आज की डेट में इंडिया में, ठीक है। Stress test indicate a limited impact of macroeconomic and other shocks on the Indian banking sector. ये कंक्लूजन है इस मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो अभी पार्ट 3 जो आएगा, उसमें हम रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स जो बैंकों की हेल्थ इंश्योर करने के लिए जो रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आरबीआई की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, तो वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी, और आपको अगर ये कंटेंट पसंद आता है ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट।